नमस्कार। समानता के मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध विदुष पैटर्न फेसबुक पेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 8 मार्च से हमारे यहाँ पे पुरुष रचनाकारों की स्त्री विषयक रचनाओं पर और साहित्य और संबद्ध क्षेत्रों के विभिन्न आयामों में स्त्री की मौजूदगी को लेकर कार्यक्रम चल रहा है बसंत की आहट। बसंत की आहट की 14वीं कड़ी में हमारे साथ आज हैं संपादक आलोचक पल्लव जी। पल्लव जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपका आभार कि आपने मुझे इस मंच पर बुलाया। तो आज बनास जन पत्रिका से 20 सालों से बनास जन निकाल रहे हैं पल्लव जी। हिंदू कॉलेज में ये पढ़ाते हैं और वैसे तो ये बहुत कुछ लिखते रहे हैं, लेकिन अभी जो इन दिनों जो मैंने बीच में इनका लगातार पढ़ा है वो इनका हंस में जो एक मासिक स्तंभ इनका चलता है कथेतर नाम से, तो उसमें कई खूबसूरत पीसेस पढ़ने को मिले और इनकी जो रुचि का क्षेत्र है वो भी गद्य आलोचना ही है। राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम परिवार में जन्मे पल्लव जी के जो प्रकाशित पुस्तकें हैं कहानी का लोकतंत्र और लेखकों का संसार, और साहित्य अकादमी से इनकी एक निकली है कवि नंद चतुर्वेदी की का मोनोग्राफ। अनेक पुरस्कारों और सम्मानों से ये सम्मानित हैं और संपादन के क्षेत्र में महिलाएं इस विषय में बात बहुत नहीं होती, तो मैं चाहूंगी कि परिचय को छोटा करके हम अपनी बात की तरफ बढ़ें। इन्होंने बहुत सारी किताबें संपादित की हैं, जिसमें मीरा वाली तो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुई थी, तो उसकी पूरी लिस्ट है, वो तो मेरे उसमें भी मौजूद है पोस्ट में और कहीं भी मिल जाती है, पर फिर भी एक का जिक्र मैं करना चाहूंगी क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत दिलचस्प प्रयोग था जो इन्होंने कहानी का एक संपादन किया था 1 2 3 नाम से, और मेरे ख्याल से उसमें जितनी भी कहानियां हैं वो उसमें गिनती आती है कोई, है ना पल्लव जी? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से काफी सारा इनका काम है। और हम आगे बढ़ने से पहले पल्लव जी, अगर आप इजाजत देंगे, तो हम जिसे नारीवाद का भारतीय स्वर मानते हैं महादेवी वर्मा को, और संपादन की हम बात कर रहे हैं, तो स्त्री दर्पण के अलावा जो पत्रिका महिला संपादन के लिए बहुत मतलब एक सशक्त नाम है कि हम संपादन का बात करें, तो चांद पत्रिका में जो महादेवी वर्मा जी का योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल, महादेवी जी को याद करना ही चाहिए, केवल इसीलिए नहीं कि वो आधुनिक दौर की, आधुनिक काल की पहली बड़ी स्त्री रचनाकार है, बल्कि इसलिए कि वो बहुत बड़ी रचनाकार है। स्त्री पुरुष होना तो बात की बात है, वो हमारी भाषा की बहुत बड़ी रचनाकार है जी। तो उनको याद करना ही चाहिए आप। हाँ, आज उनका जन्मदिन भी है, तो हम सबकी तरफ से, मतलब दर्शकों की तरफ से मैं बोल दे रही हूँ, पल्लव जी अपने आप ही बोलेंगे ही, तो हम उनके जन्मदिन पे भी उनको याद कर रहे हैं। और पल्लव जी, उनके संपादन की भूमिका में अगर आप एक आध लाइन कुछ भी बोलना चाहें तो आप बात शुरू करें, फिर मैं थोड़ा सा उनके संपादकीय के कोटेशंस पढ़ना चाहूंगी, है ना? जरूर जरूर। देखिए, आपने एक तो ये सच में हम सबके लिए खुशी की बात है कि आज महादेवी जी को याद करते हुए हम इस बातचीत को शुरू कर रहे हैं। मैं तो महादेवी जी को इस रूप में भी याद करना जरूरी समझता हूँ कि कई बार स्त्री विषयक अध्ययन को, मैं स्त्री विमर्श जानबूझकर काम में नहीं ले रहा हूँ, स्त्री विषयक अध्ययन को हमारे लोग ये समझ लेते हैं, भारत के लोग ये समझ लेते हैं, हिंदी पट्टी के लोग ये समझ लेते हैं कि ये यूरोप से आई हुई कोई चीज है। उन लोगों को ये जानना चाहिए कि यूरोप में जब स्त्री विमर्श की बातचीत शुरू हुई, स्त्री विमर्श की बहसें शुरू हुई, उससे पहले हमारे देश में श्रृंखला की कड़ियां नाम की पुस्तक लिख चुकी थी महादेवी वर्मा। तो मैं ये क्यों ना कहूं कि स्त्री विमर्श का सूत्रपात महादेवी जी ने किया, एक बात। दूसरी बात ये कि जो संपादन के रूप में आप कह रही हैं, चांद के अनेक अंकों का उन्होंने संपादन किया, और चांद का स्त्री अंक तो अपने आप में एक मिसाल है। उसको आज भी हम लोग, सभी लोग, जिसको कहना चाहिए कि एक रेफरेंस बुक की तरह, एक रेफरेंस के माइलस्टोन की तरह उसका उपयोग लेते हैं, उसका महत्व है, उसको काम में लेते हैं। तो महादेवी जी एक संपादक के रूप में, एक रचनाकार के रूप में, एक लेखिका के रूप में हमेशा याद की जाती रहेंगी। और ये कह देना बिल्कुल सही है, उचित है
कि आधुनिक काल में अगर हम संपादन की बात करते हैं हिंदी जगत में, तो महादेवी जी के साथ ये महिलाओं की भी बड़ी भूमिका को हम रेखांकित कर सकते हैं। हाँ, उस हिसाब से देखें तो आज हम बहुत अच्छे दिन हमारी बातचीत का ये जी जी संयोग बना है। जी जी जी, तो सही बात है। मैं श्रृंखला की कड़ियों में जो निबंध संकलित हैं, जिनका नाम अभी अभी पल्लव जी ने लिया, वो उनके चांद पत्रिका के जब वो संपादन कर रही थी 1931 से 36 के बीच में, उनके संपादकीय के तौर पे उन्होंने जो लिखा था वो इस निबंध में संकलित, इस पुस्तक में संकलित हैं। तो मैं उसमें से 2-3 छोटी छोटी कोटेशंस महादेवी वर्मा की पढ़ दे रही हूँ उनको, उनके विचारों के, मतलब उनके विचारों के एक तरीके से टॉर्च में हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल, मैं यहाँ पे बहुत, है ना, गैर साहित्यिक क्षेत्र से जुड़े हुए भी यहाँ पे बहुत लोग हैं। मैं उनको एक बार ये बताना चाहूंगी कि उसी दौर में जब स्त्री दर्पण और चांद में महादेवी वर्मा इस तरह की बातें कर रही थी जो आप अभी सुनोगे, उस दौर में भी पुरुष संपादकों की तरफ से लगातार उन्हें एक आदर्श स्त्री, घरेलू स्त्री, एकदम सांस्कृतिक शालीनता को ढोने वाली स्त्री, ढोने मैंने इसलिए कहा क्योंकि राजनीतिक स्वतंत्रता आंदोलनों में तो उनकी जरूरत थी, वो तो चाहते थे वो दे, लेकिन वो सारी अपनी सांस्कृतिक जो पवित्रता है उसको बनाए रख के, तो वो ढोनी ही पड़ती उन्हें उस केस में, तो वो लिख रहे थे। तो ये जो डिपार्चर है स्त्री पुरुष संपादन का, वो भी मैं इसमें नजर आपकी डालना चाहूंगी। 1942 में ये किताब के रूप में आए थे। एक तो उनका है कि समाज की 2 आधारशिलाएं हैं, अर्थ का विभाजन और स्त्री पुरुष का संबंध। इनमें से यदि एक की भी स्थिति में विषमता उत्पन्न हो जाती है तो समाज का संपूर्ण प्रसाद हिले बिना नहीं रह सकता। यानी जितना गरीब अमीर का भेद खत्म होना जरूरी है, उतना ही स्त्री पुरुष विषमता भी। वर्तमान समय में प्रचलित विवाह का स्वरूप स्त्रियों के लिए अभिशाप है। एक और, समाज की व्यवस्था में स्त्रियों की अनुपस्थिति के कारण इस आधी आबादी का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ और समूचे नियम कानून पुरुष द्वारा पुरुष के लिए रचे गए। स्त्री की आवश्यकता और समस्याओं का संज्ञान नहीं लिया गया। स्त्री कर्म क्षेत्र में पुरुष की छाया बनकर उतरती है तो वह इस बुनियादी भूल को और कड़ा करती है और सुधार की संभावना सिमट जाती है। एक लास्ट और, महादेवी ने शासन, कानून, साहित्य में इस छूटी हुई आबादी के प्रतिनिधित्व की पुरजोर वकालत की है। उनका स्पष्ट मानना था कि पुरुष द्वारा नारी का चरित्र आदर्श बन सकता है, यथार्थ नहीं। उसके लिए नारीत्व अनुमान है, अनुभव नहीं। इसीलिए पुरुष को उसकी दुर्बलताएं दिखती हैं, किंतु उसकी आवश्यकताएं और समस्याएं नहीं। और उसने अपने से भिन्न इस आधी आबादी की जीवनी शक्ति सोख कर उसे देवत्व के चौखटे में स्थिर कर दिया। इसलिए महादेवी जी स्त्रियों से को ये संदेश देना चाहती थी, जो मैं विदुष बैटन के माध्यम से इस संदेश को चाहती हूँ कि ग्रहण करें बार बार एक मूल मंत्र की तरह, कि स्त्रियां ज्यादा से ज्यादा लिखें, ज्यादा से ज्यादा छपें, ज्यादा से ज्यादा अपनी बात कहें। और ये जो लास्ट बात महादेवी वर्मा की है, इस कहने को तो हम इसी सवाल से शुरू करते हैं कि ये जो ज्यादा से ज्यादा स्त्री अपनी बात खुद कहे, इस पे तो उनका जोर है। इस कहने को स्त्रियों की कलम ने तो बहुत अच्छे से समझा, और आज मुझे लगता है कि शायद जेंडर इक्वलिटी के आसपास, मतलब संख्या की दृष्टि से, परिमाण की दृष्टि से ऐसे लगता है कि लिखने वाले काफी, मतलब बराबरी के स्तर पर आने की तरफ हैं हम। लेकिन अगर हम संपादन के क्षेत्र में देखें तो वहां महिलाओं की जो स्थिति है उस पर मैं आपसे जानना चाहूंगी। सबसे पहले तो आपने बहुत बढ़िया महादेवी जी के जिन उद्धरणों को सारे श्रोताओं के साथ, दर्शकों के साथ में बांटा, वो सारे जरूरी उद्धरण थे। उनसे हम सब लोग सीख सकते हैं। उनकी बातों पर विचार करना हम सबके लिए लाभ की बात है, जरूरत की बात है। आपने जो कहा संपादन के क्षेत्र में, मतलब ये रचना की दृष्टि से देखें तब तो हमको ये पूरा परिदृश्य उर्वर दिखाई देता है कि जितनी महिला रचनाकार आज की तारीख में सक्रिय हैं, शायद उतनी कभी नहीं थी। चाहे कविता का क्षेत्र हो, चाहे कहानी का हो, चाहे उपन्यास का हो, चाहे और किसी तरह का हो, हिंदी के
दायरे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन संपादन के क्षेत्र में अभी थोड़ी कसर बाकी है, थोड़ी दिक्कत बाकी है, तो मैं सहमत हूँ आपसे इस बात पर। लेकिन यहाँ भी अगर हम महादेवी जी की ही मिसाल दें, तो महादेवी जी ने उस दौर में जब महिला रचनाकारों का होना ही एक दुर्लभ बात जैसा लगता था, उस दौर में भी उन्होंने संपादन के क्षेत्र में स्त्रियों का एक तरह से देखा जाए तो बड़ा प्रतिनिधित्व किया और माइलस्टोन काम किया, बड़ा काम किया। बाद में इतिहास को ध्यान से देखा जाए तो पत्रकारिता और साहित्य दोनों ही क्षेत्रों में अनेक उदाहरण स्त्रियों के मिलेंगे, जब स्त्रियों ने पत्रिकाओं का संपादन किया या संपादन के क्षेत्र में वो आई। मैं जो कुछ नाम मुझे तत्काल ध्यान आ रहे हैं, उनमें से एक नाम मैं याद करना चाहूंगा, मृणाल पांडे का, जो न केवल हिंदुस्तान टाइम्स जैसे बड़े समूह की संपादक बनी। एक और बात ये इससे पहले ये कह देता हूं कि ये जो साहित्य और पत्रकारिता का भेद बाद में इतना ज्यादा होता चला गया कि अब तो हमको ये बिल्कुल दो दुनियाएं लगती है, लेकिन आजादी से पहले तो ये भेद नहीं था। बनारसी दास चतुर्वेदी जितने बड़े साहित्यकार थे, उतने ही बड़े पत्रकार भी थे। अज्ञे और दूसरे अनेक ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जिनको हम दोनों जगहों पर महत्वपूर्ण मानते हैं, आदर देते हैं, दोनों ही स्थानों पर। तो मृणाल जी को याद करना इसीलिए जरूरी है कि उनके संपादन में वामा नाम की पत्रिका आई थी, जिसको ये हम मान सकते हैं कि वो स्त्री विषयक पत्रिकाओं की दुनिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका थी, जो बहुत लंबी भले ही ना चल पाई, लेकिन जिसने ये कहना चाहिए कि एक बड़ी लकीर खींचने का काम किया था। और ये भी याद करना चाहिए कि धर्मयुग के समानांतर जो एक बड़ी पत्रिका उस जमाने में थी, साप्ताहिक हिंदुस्तान की संपादक भी मृणाल जी रही थी। ये मेरा ख्याल है 90 के आसपास की बात है। बाद में साप्ताहिक हिंदुस्तान और धर्मयुग दोनों का ही अवसान हो गया, जिनके अपने राजनीतिक सामाजिक कारण है। मुझे लगता है कि जब हमारे मध्यवर्गीय परिवारों में, हमारे जीवन में जैसे जैसे टेलीविजन की उपस्थिति बहुत अधिक बढ़ती गई, वैसे वैसे धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान जैसी पत्रिकाओं की जरूरत संभवतः कम होती गई। और इसमें कुछ बाजार की भी भूमिका इसमें है, जिसको देखना समझना चाहिए। तो इन कुछ वजहों से ये दोनों पत्रिकाएं बंद हुई, वामा भी बंद हो गई। बाद में मृणाल जी जब हिंदुस्तान टाइम्स समूह की संपादक बनी, तो उनके संपादन में कादम्बिनी नंदन और दैनिक अखबार हिंदुस्तान निकले। तो मुझे लगता है कि आजाद हिंदुस्तान में तो मैं सबसे बड़ा नाम सबसे पहले उन्हीं का देखता हूँ। साहित्यिक पत्रिकाओं की दुनिया में और दूसरे किस्म की पत्रिकाओं में भी महिलाओं के उदाहरण मिलते हैं, और थोड़ा सा खोजना पड़ेगा। थोड़ा ये कहते हुए अफसोस भी होता है कि उतने अधिक नहीं मिलते जितने अधिक हमको पुरुषों के मिलते हैं, या ये कहना चाहिए कि उतने अधिक हमको दूसरे क्षेत्रों में दूसरी चीजों के उदाहरण मिल जाते हैं। खुद लेखन के क्षेत्र में जितने मिल जाते हैं, उतने संपादन के क्षेत्र में नहीं मिलते। लेकिन जिन 2-3 पत्रिकाओं के नाम मैं जरूर लेना चाहता हूँ, उनमें सबसे पहला नाम है नैनीताल हल्द्वानी से निकलने वाली पत्रिका उत्तरा का। आपने शायद देखी होगी रश्मि जी, वो पत्रिका, उसको पूरी तरह से महिलाएं निकालती है उस पत्रिका को। फेसबुक पर उनका पेज है, आप देख सकते हैं। हमारे जो श्रोता दर्शक इस कार्यक्रम में है, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि उत्तरा को जरूर देखें। मैं जिन कुछ पत्रिकाओं का आजीवन पाठक हूं, उनमें उत्तरा भी है। मैं उसका हर अंक चाव से पढ़ता हूं। और उत्तरा के बारे में ये मैं बताना चाहता हूं कि पहाड़ की महिलाओं के द्वारा वो निकाली जाती है, जिनमें उमा भट्ट, शीला रजवार और गीता गेरोला, इन 3-4 महिलाओं की, ऐसी मेरा ख्याल है 5 या 6 महिलाएं उसकी संपादक मंडल में है, और ये सब लोग मिलकर निकालती है। पूरी तरह से महिलाओं के द्वारा निकाले जाने वाली पत्रिका है। और वो साहित्य की पत्रिका नहीं है, उसको हम ये कह सकते हैं कि एक संपूर्ण महिला पत्रिका है, जिसमें महिलाओं से जुड़े हुए अनेक मुद्दों पर सामग्री होती है। और उस पत्रिका में मैंने ये भी देखा है कि उन्होंने ऐसी ये कह सकते हैं हम कि इतिहास की लकीर खींचने वाली जो कुछ महिलाएं हमारे समाज में हो सकती है, उनसे उत्तरा ने
धारावाहिक रूप से अपनी आत्मकथाएं लिखवाई थी उत्तरा में। करीब करीब 20-30 साल से वो पत्रिका निकल रही है। मैंने अपने मित्र, अपने गुरु हिमांशु पंड्या जी के घर पर करीब 15-16 साल पहले उस पत्रिका का एक अंक देखा था और मैं देखते ही उस पत्रिका का प्रशंसक हो गया था। तब से मैं लगातार उस पत्रिका को पढ़ रहा हूँ। उसी पत्रिका में मैंने एक अब बहुत कम लोग उनको जानते हैं, उदयपुर में रहती थी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में के एक कॉलेज में उन्होंने जीवन भर पढ़ाया था। नाम नमिता उनका सिंह। था सौभाग्यवती जी उनका नाम था। एक बुजुर्ग महिला थी जिनके पति होल टाइमर थे, किसी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काम करते थे। सौभाग्यवती जी ने अपनी अपनी आत्मकथा उसमें लिखी। संयोग से रिटायरमेंट के बाद में सौभाग्यवती जी उदयपुर रहने के लिए आ गई थी और कुछ समय के लिए मुझे उनका पड़ोसी होने का अवसर भी मिला था। सौभाग्यवती जी की आत्मकथा पूरी धारावाहिक रूप से उत्तरा में छपी। उत्तरा ने बहुत महत्वपूर्ण काम किए हैं। देखिए क्या होता है ना कि जो नामचीन या बहुत प्रसिद्ध या जो बाजार को सूट करने वाली बातें हैं या जो प्रकाशकों के बाजार को भी सूट करने वाली चीजें, उनको तो सब कोई करते हैं। लेकिन जो समाज के लिए खरे ढंग से, मेहनत से, समर्पण के साथ काम करने वाले लोग हैं, जिनके लिए हम पुराने मुहावरे में कह सकते हैं कि नींव की ईंटें हैं, उन पर कौन ध्यान देता है। तो उत्तरा ने ऐसी नींव की ईंट सरीखी महिलाओं पर ध्यान दिया है और उनके संघर्षों को लिपिबद्ध किया है। और मैं ये भी कह देता हूँ कि मुझे एक बार उत्तरा में छपने का मौका मिला है और मुझे याद आता है कि मैंने भीष्म साहनी का एक नाटक है माधवी, उस नाटक पर लिखा था और उत्तरा ने उसको छापा था। मुझे सबसे ज्यादा जिन अपनी कुछ चीजों को छपने में खुशी हुई थी, उनमें से एक माधवी वाला वो छोटा सा पर्चा था जो उत्तरा ने छापा था। दूसरा उदाहरण मुझे याद आता है सर्वमित्रा सुरजन जी का, जो कि ललित सुरजन जो बहुत बड़े पत्रकार थे, देशबंधु के संपादक थे, उनकी सुपुत्री हैं। और सर्वमित्रा जी ने अपने संपादन में देशबंधु प्रकाशन समूह की साहित्यिक पत्रिका अक्षर पर्व के लगभग 25-30 अंकों का संपादन किया था। 2-3 साल तक मासिक पत्रिका थी और बहुत अच्छा संपादन किया था। देखिए मुझे लगता है एक बात ये भी हमको लगे हाथ कर लेना चाहिए कि अच्छा संपादन और खराब संपादन क्या होता है। अब मैं कोई पत्रिका निकालता हूँ मान लीजिए, तो मुझे तो अपना संपादन अच्छा ही लगेगा। आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको भी अपना काम अच्छा ही लगेगा। तुलसीदास जी ने लिखा है ना, निज कवित्त केहि न लागे नीका। अपना कवित्त किसको अच्छा नहीं लगता, सबको अच्छा लगता है। लेकिन एक कोई कसौटी तो होती होगी जिसमें हम किसी संपादन को या किसी रचना को अच्छा या बुरा तो ना भी कहे, कम अच्छा कह सकते हैं। तो अच्छा या कम अच्छा कहते हैं। तो मुझे लगता है कि जो संपादन के क्षेत्र में जो अच्छाई कुछ हो सकती है, वो पहली उसकी शर्त तो है लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब उसमें कितना खुलापन है। मतलब मुझे लगता है कि मुझे वो पत्रिका सबसे अच्छी लगती है जिस पत्रिका को देख के मुझे ये लगता हो कि हाँ, इसके अंदर सबके लिए जगह है। एक पत्रिका वो होती है जो इतनी ठस किस्म से निकलती है कि उसमें हर चीज पहले से ही आपको तय दिखाई देती है कि ये तो वही लिख सकता है, ये तो वही लिख सकता है, ये तो वही लिख सकती है। और एक पत्रिका वो या इस तरह की कि जिसमें वो सबको आमंत्रण देती प्रतीत हो कि आइए, आपके लिए जगह है इस पत्रिका में। तो सर्वमित्रा जी के संपादन में अक्षर पर्व के जो अंक निकले, उनको मैं इस रूप में याद करता हूँ। दुर्भाग्य कहिए या दुर्संयोग कहिए कि 2-2.5 साल उन्होंने संपादन किया होगा और उसके बाद में उस पत्रिका को भी स्थगित करना पड़ा। बहुत सारी जो लॉकडाउन से पहले और पिछले 4-5 सालों में जो बहुत सारी पत्रिकाएं स्थगित हुई हैं, उनमें एक नाम अक्षर पर्व का भी है। तो ये एक दुर्घटना तो हुई है। फिर से एक और व्यावसायिक पत्रिका मुझे याद आती है। व्यावसायिक इसीलिए कह रहा हूँ कि 2 तरह की पत्रिकाएं जिनका मैं बार-बार अपनी बातचीत में मैं लंबा तो नहीं बोल रहा हूँ रश्मि जी, नहीं, आपको नहीं, बीच में बिल्कुल कोई नहीं। टिप्पणी करनी हो तो आप नहीं, नहीं, ज़रूर नहीं, नहीं, कीजिएगा। बिल्कुल। नहीं, 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 बिल्कुल तो मेरे को हाँ, आप ठीक, ठीक, प्लीज़। ठीक, ठीक, जी, ठीक, ठीक। जी। तो 2 तरह की पत्रिकाएं मैं देखता हूँ। एक वो जो लघु पत्रिकाएं या गैर व्यावसायिक पत्रिकाएं हैं, जो कि मुनाफे या लाभ हानि की चिंता किए बिना किसी उद्देश्य को लेकर निकाली जाती हैं। ज्यादातर हमारी जी। साहित्यिक पत्रिकाएं उसी श्रेणी में आती हैं। और दूसरी हुँ, पत्रिकाएं वो जो
किन्हीं प्रकाशन समूहों या प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा निकाली जाती है, कंपनियों के द्वारा निकाली जाती है। हो सकता है उनका लक्ष्य भी मुनाफा कमाना ना हो, लेकिन उनके लिए मुनाफा या उनके लिए घाटा लाभ एक चिंता की बात होती हो। तो दैनिक भास्कर का जो समूह है, जो दैनिक अखबार बड़ा प्रसिद्ध है, उत्तर भारत का बहुत बड़ा अखबार है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल, कहाँ-कहाँ वो नहीं छपता। उस पत्रिका ने उस प्रकाशन समूह ने भी एक पत्रिका का प्रकाशन पिछले 10-12 सालों से किया है, जिसका नाम है आहा जिंदगी। आजकल उसकी संपादक एक महिला हैं, जिनका नाम है रचना सक्सेना समंदर। तो रचना जी वो आप अगर आहा जिंदगी को देखेंगे तो आपको कुछ-कुछ साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग की याद आएगी। तो रचना जी उसकी संपादक हैं और मुझे अच्छा लगता है कि एक व्यावसायिक और बड़े प्रकाशन समूह के द्वारा निकाले जाने वाली पत्रिका की संपादक एक महिला है और उस पत्रिका में भी रचना जी की सुरुचि, रचना जी की छाप जिसको हम कह सकते हैं, वो देखने को मिलती है। उदाहरण और भी है, एक साहित्यिक पत्रिका जिसका मैं माफी चाहता हूँ, नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ, राजस्थान से निकलती है, शायद अनुकृति उस पत्रिका का नाम है और जयश्री शर्मा उसकी संपादक है। वो शायद द्वैमासिक या त्रैमासिक रूप में निकलती है और जयपुर के आसपास कहीं से निकलती है। वो सच में लघु पत्रिका है जो कि लगभग 50, 60, 70 पेज वाली सीमा में निकलती है और लंबे समय से निकल रही है। मेरा ख्याल है कम से कम 10-15 साल से तो मैं उसको देख ही रहा हूँ। तो जयश्री शर्मा जी की उस पत्रिका को भी हमको देखना चाहिए। लेकिन हाँ, अब हम ये पूरा परिदृश्य हम जब देखते हैं तो ये खेद अवश्य होता है कि जिस तरह से तद्भव, पहल, वसुधा या और इतनी सारी पत्रिकाएं हिंदी साहित्य की जो हमको दिखाई देती हैं या दूसरी पत्रिकाएं भी दिखाई देती है, वैचारिक पत्रिकाएं भी दिखाई देती है, उनमें महिलाओं की संपादक के रूप में भूमिका कम क्यों है? तो इस पर हमको बात करनी चाहिए कि इसके क्या कारण हो सकते हैं, इस पर हमको बात ज़रूर करनी चाहिए। जी। जी। हाँ, तो मेरे ख्याल से आपने इतने सारे एग्ज़ाम्पल दिए जिनके बारे में अधिकतर के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। आहा ज़िंदगी पढ़ी है लेकिन उनकी महिला संपादक आने के बाद से मुझे जानकारी नहीं है। उत्तरा मैंने पढ़ी है। उनसे टच में रहते हैं हम उमा जी से इसी कोरोना टाइम के बाद से। जी, जी। तो हाँ, तो मेरे को पता है कि आपको भी अभी और नाम याद आएँगे और जैसे अभी तो रमणिका गुप्ता रहती हैं, तो जैसे याद आते रहेंगे वैसे-वैसे बोलेंगे क्योंकि दर्शकों के लिए भी बहुत ज़्यादा हो जाएँगे एक साथ। अभी सही मैं बात है, ये आपने आपने मेरे आ जी। जी, जी। बोलिए, बोलिए। हाँ, आपने कसौटी की बात एक की संपादन की, तो हम अपनी बात को आगे बढ़ाएँ इससे पहले एक आध बात उसी पे कर लेते हैं कि संपादन के क्षेत्र में कई चुनौतियाँ हैं जिसमें शायद आप आगे भी बात करेंगे। बट एक चीज़ ये भी है शायद कि आप कलम तो फिर भी एक बार को उठा सकते हैं कि जिस समय आपके दिमाग ने कोई मतलब कोई वैचारिक दृढ़ता पाए बिना। बट मुझे लगता है कि जब आप संपादन कितना भी लोकतांत्रिक क्यों ना हो उसका स्वरूप, पर संपादक होने के नाते कहीं न कहीं कोई तो एक ज़मीन होती है कि कहाँ खड़े होके हम कर रहे हैं। तो शायद एक वैचारिक दृढ़ता की ज़रूरत पड़ती है संपादन के लिए। उस मिजाज के बारे में मैं थोड़ा-सा आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि जब आप उसकी चुनौती और मिजाज पे बात करेंगे तो वहीं से उससे और हिंदी समाज के स्वभाव से ही तो सूत्र निकलेंगे कि आखिर यहाँ सन्नाटा है क्यों इतना? और आज आपसे बात करने के बाद मैं कहूँगी आखिर इतनी कम आवाज़ें क्यों हैं? शुरू में मैंने सन्नाटा कहा था। जी। ठीक बात है, आप ठीक कह रही हैं ये बात। देखिए, वैचारिक प्रतिबद्धता की तो ज़रूरत हर जगह होगी, वो चाहे संपादन हो, चाहे लेखन हो। लेखन के संबंध में भी मैं कहूँगा, आप अनेक ऐसे महिलाओं और पुरुष लेखकों को देखती होंगी, जिनकी 100 किताब छप चुकी है, 50 किताब छप चुकी है, 70 उपन्यास उन्होंने लिख दिए हैं, 20 कहानी संग्रह आ गए हैं और वो आपसे और मुझसे और अनेक लोगों से शिकायत करते हैं कि हिंदी की आलोचना बेईमान है। जो स्थापित नाम है या जो बड़े नाम हैं, उन्हीं का आप ज़िक्र करते रहते हैं, हमारी तरफ देखते नहीं हैं। तो क्यों नहीं देखते? उसका कोई कारण तो होगा। ऐसा तो नहीं है कि भई कोई हमारी या किसी की भी कोई किसी से व्यक्तिगत
रंजिश है या दुश्मनी है जिसकी वजह से नहीं देख रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण तो ये कि आपका लेखन आप लिख क्यों रहे हैं? पहला सवाल तो ये पैदा यहाँ से शुरू होता है। बिल्कुल। आप क्या केवल अर्थोपार्जन करने के लिए लिख रहे हैं, नाम करने के लिए लिख रहे हैं, लिखने के लिए ही लिखे जा रहे हैं? तो या आप वाक़ई किसी बड़े उद्देश्य के लिए लिख रहे हैं, जिस उद्देश्य का प्रभाव या जिस उद्देश्य से हमारे पूरे ज़माने पर कोई असर पड़ता हो। तब इन इन तमाम बातों को देखने के बाद में आलोचक का काम शुरू होता है कि वो उस पर्टिकुलर या उस कहानीकार, उपन्यासकार या रचनाकार पर ध्यान दे, है ना? तो ये एक बात सबसे पहले समझने की ज़रूरत है। ठीक उसी तरीके से संपादन के बारे में भी यही बातें कही जा सकती है, लेकिन संपादन में एक दिक्कत दूसरी बड़ी है। वो ये कि देखिए जहाँ साहित्य की रचना में तो ये है कि आपने लिख दिया, आपने फेसबुक से लगा के किसी ब्लॉग या किसी वेब मैगज़ीन या किसी हंस कथादेश जैसी मासिक पत्रिकाओं से लगा के आपने किसी त्रैमासिक या अर्धवार्षिक पत्रिका में छपने के लिए भेज दिया, तो वहां तक तो स्थितियां आपके नियंत्रण में है। आपके अ, आप आपके मतलब वहां तक कोई दिक्कत नहीं है जिसको हम कह बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही आप संपादन का काम शुरू करते हैं, तो उसमें सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर मान लीजिए आप वेब मैगज़ीन भी निकालते हैं या आप मुद्रित पत्रिका भी निकालते हैं, तो आपको सबसे पहले तो बहुत सारे रचनाकारों से आपका परिचय होना ज़रूरी है। फिर दूसरा, एक अच्छा हुँ, संपादक वही हो सकता है जो एक अच्छा आलोचक भी हो या जिसके पास हुँ, आलोचक होने की क्षमता जिसकी हो, है ना? आप रश्मि जी मेरी मित्र हैं, इसीलिए मैं उनकी कहानी है या कविता हर अंक में छाप दूँ या हर दूसरे अंक में छाप दूँ, तो ये तो मूर्खतापूर्ण कसौटी होगी, है ना? मित्रता के नाते तो बिल्कुल। चीज़ें चलेंगी नहीं। आपको अगर आपकी हुँ, पत्रिका का कोई भी, चाहे वो वेब पत्रिका हो, कोई सी जी। पत्रिका हो, उसका व्यक्तित्व बनाना है तो आपको रचनाओं की खरी-खरी पहचान करने की क्षमता भी आपके भीतर होनी चाहिए। आप देखिए हुँ, हिंदी में कौन लोग बड़े संपादक बने, चाहे भैरव प्रसाद गुप्त हो, चाहे राजेंद्र यादव हों, चाहे ये रविंद्र कालिया हों, इन सारे लोगों के पास में एक तो अच्छी रचनाओं को, महत्वपूर्ण रचनाओं को, या बल्कि ये कहना चाहिए एक रचना अच्छी हो सकती है और बड़े पाठक वर्ग को प्रभावित कर सकती है, इस बात को समझने की क्षमता इनके पास थी। इन ज्ञान रंजन संपादकों के पास अखिलेश सब। हुँ, बिल्कुल, जी। बिल्कुल, ये और बहुत सारे नाम सब। हो हुँ, सकते हैं और बल्कि इनके जी, जी, पास जी। तो ये हुँ, क्षमता भी है या थी कि वो किसी को देखकर ये अनुमान कर सकते थे कि इससे पर्टिकुलर ये चीज़ लिखने के लिए इनसे आग्रह किया जाए तो ये कायदे की कर सकते हैं। तो ये जी। जो भाँपने की भी क्षमता है। अच्छा, यहाँ एक बात तो ये हुई, फिर उसके बाद में प्रबंध वाला मामला आता है। आप अगर मुद्रित हुँ, पत्रिका निकाल रहे हैं, बहुत छोटी से छोटी 50-100 पेज की पत्रिका निकालें, चाहे 300 पेज की पत्रिका निकालें, उसके लिए बड़ा पैसा चाहिए। पैसा ही नहीं चाहिए, आपको सबसे पहले उसको तैयार करवाना होगा, कंपोजिटर चाहिए, बिल्कुल आप उसकी प्रेस कॉपी तैयार करेंगे, प्रेस को देंगे, प्रूफ पढ़ेंगे, उसका मुद्रण होगा, यहाँ भी पैसा लगा। फिर उसके बाद में आप उसको लोगों तक पहुँचाने के लिए जो आपको फिर एक जी। नए किस्म का परिश्रम करना है, चाहे लिफाफों में डाल के पोस्ट ऑफिस जाना हो या आपको बेचने वाली एजेंसियों तक पहले पत्रिका पहुँचानी हो, तमाम काम आपको करने हैं और वो इस तरह के काम हैं, जिसमें आपको मतलब बिल्कुल मज़दूर की तरह काम करना पड़ता है। मैं ये तकाज़ा बिल्कुल भी नहीं कह जोड़ रहा। देते हैं। हुँ, जी, मैंने कहा मैंने इस काम में तकाज़ा अपनी तरफ से जोड़ दिया क्योंकि आए दिन बिल कथादेश और सारी पत्रिकाओं की पढ़ते रहती हूँ, एजेंट दे नहीं रहे हैं इतने साल से, तो तकाज़े बिल्कुल, भी बिल्कुल, शामिल हैं, बिल्कुल। उगाही भी शामिल है। जी, जी। बिल्कुल, तो अब इसमें ये हुँ, है कि लेकिन मैं अपनी बात ये हुँ, पूरी कर लूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि महिलाएँ ये काम नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती है, उत्तरा का इतना अच्छा उदाहरण हमारे सामने है। लेकिन मुझे लगता है कि रचना लेखन की तुलना में संपादन में ये जो ये जो मज़दूरी वाला पक्ष है, ये इतना ज़्यादा है कि हुँ, वो बड़ा थकाने वाला और चुनौती वाला काम है। तो हो सकता है कि उसको करने में थोड़ी हिचक भी हो। अच्छा, अब एक मान लीजिए एक महिला बार-बार किसी को रचना के लिए आग्रह कर रही है, किसी पुरुष को आग्रह कर रही है, किसी लेखक को आग्रह कर रही है, तो उसके अपने संकट हैं कि वो कितनी बार करना उचित समझे, ना समझे, इत्यादि, इत्यादि। मैं थोड़ा कह रहा हूँ, ज़्यादा समझिए। तो वो एक
पूरा एक झंझट वाला मामला है। मैं फिर कह रहा हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि महिलाएं ये नहीं कर सकती, महिलाएं खूब कर सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि इस पूरी परिघटना में, इस पूरी दिक्कत में हमको भारतीय हिंदी पट्टी के भारतीय समाज का चरित्र समझना होगा। आखिर क्या वजह है कि एक उम्रदराज महिला भी, एक एक बड़ी उम्र वाली महिला भी सामान्य जीवन में अनजान लोगों से बातचीत करने में बचती है। जो हमारा जी हिंदी समाज है, हिंदी पट्टी का भारतीय समाज है, उसके बारे में मैं ये टिप्पणी कर रहा हूँ। है ना, इस तरीके का है ना। एक बड़ी बिल्कुल है। उम्र की महिला भी जो 50-60 साल की, वो भी यही कहती, कौन मुंह लगे, जाने दीजिए। तो यानी कि आपका समाज इतना बीमार है कि वहां आप एक स्वस्थ बातचीत का स्पेस भी नहीं दे रहे हैं। जब आप एक हम्म किसी को आप एक स्वस्थ बातचीत का स्पेस नहीं दे रहे हैं, तो संपादन जैसे आपको रोज जाने किन किन मूर्खों से भी आपको टकराना पड़ेगा, आपको मना भी करना पड़ेगा कमजोर रचनाओं के लिए। जिनको आप मना करेंगे उनमें अनेक ऐसे लोग भी होंगे जो सिर फिरे होंगे, जो आपको इस बात के हम्म लिए प्रताड़ित करेंगे। इन तमाम परिस्थितियों को देखिए, तब समझ में आता है कि महिलाएं संपादन के क्षेत्र में क्यों नहीं है ना। तो ये अच्छा, जी मैं एक चीज उसको और वापस मैं याद आ गया मुझे, वो ये कि मृणाल जी का जब मैं उदाहरण दे रहा था, तो मैं ये यहाँ तक तो मैंने कहा था कि वो हिंदुस्तान टाइम्स समूह की संपादक रही हैं। इन दिनों भी वो एक बड़े प्रकाशन के साथ जुड़ी हुई हैं और उसकी प्रधान संपादक हैं। नवजीवन और नेशनल हेराल्ड नाम के 2 हिंदी अंग्रेजी अखबारों की वो संपादक हैं, जो कि साप्ताहिक रूप में और वेबसाइट के रूप में तो प्रतिदिन प्रकाशित होते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहता हूं कि असल में महिलाओं के संपादक न होने की जो हिंदी की एक खास तरह की परिस्थिति है, उसका विश्लेषण करने में हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि हिंदी पट्टी का जो हमारा समाज है, वो महिलाओं का कितना सम्मान करता है, महिलाओं को कितनी स्वाधीनता देता है और सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की कितनी उपस्थिति को आदर से देखता है। अगर ये तीनों बातें ठीक हैं, तो संपादन के आप जैसे ही मैं, बल्कि ये मुझे ये कहना चाहिए, ये तीनों समस्याएं या ये तीनों बातें जैसे ही ठीक हो जाती हैं, आप देखिएगा संपादन के क्षेत्र में आपको अनेक महिलाएं काम करती हुई मिलेंगी और बहुत बढ़िया काम मेरे करेंगी। को हाँ, मैं भी सहमत हूँ इस पूरी बात से। बल्कि ये नजर भी आता है, जो आपने सारी दिक्कतें गिनवाई, वो एक स्त्री की योग्यता से कम हिंदी समाज की मानसिकता और पर्यावरण से बिल्कुल अधिक ताल्लुक रखती है। आपने भी वही कहा है ना। बिल्कुल। और माहौल जैसे कि अगर हम मृणाल पांडे की वामा या उनके संपादन की भी बात करें, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा काम, जिसमें शायद कभी किसी ने उंगली ना रखी हो, तो उन्होंने तो ये काम किया ना, वो लगा, इस चेतना को उन्होंने कहीं ना कहीं बार बार हैमरिंग की, बार बार लोगों की चेतना में बिठाया कि जो स्त्री और बच्चे हैं वो सिर्फ खबर बनते हैं, खबर बनाते नहीं है। तो उनके लिए एक स्पेस बनना शुरू होना, वो उन्होंने जिस संवेदनशीलता से सोचा, शायद पुरुष ना भी सोचते। एक तो वाकया सुधा अरोड़ा जी ने इंटरव्यू में शेयर किया था, जो उन्होंने अपनी माँ पे एक संवेदनशील पीस लिखा था और ऐसे ही मृणाल जी को भेज दिया था पढ़ने के लिए। पर मृणाल जी के हिसाब से वो इतनी जरूरी बात थी कि जो पत्र में जानी ही चाहिए। तो ये जो एकदम लपक के ले लेना और तुम ऐसा और लिखो, उनसे बार बार लिखवाया उन्होंने उसका बड़ा लेख के रूप में। तो ये मुझे लगता है कि एक हवा सी बनती है संपादन का में, अगर महिलाएं हैं तो इस बात को वो समझती हैं कि स्पेस मिलना चाहिए। अच्छा पल्लव जी, जैसे ये मैं पहले हम इनका सवाल ले लेते हैं, योगेंद्र आहूजा जी का, आप ही देख लीजिए। जी जी, हिंदी की 2 शीर्ष साहित्यिक पत्रिकाओं में स्वर्गीय अर्चना वर्मा संपादकीय सहयोगी रही। स्त्री विषयक सवालों पर सतत सार्थक चर्चाएं, बहसें बनाए रखने में उनका जो रोल रहा, उसे भी भुलाया नहीं जा सकता। बिल्कुल सही आपने याद किया। अर्चना वर्मा जी को योगेंद्र जी का आभार। अर्चना जी को भूलना नहीं चाहिए, बल्कि मैं अर्चना जी को याद करते हुए ये भी याद दिला दूं कि हमको अर्चना जी के साथ जो और बलवंत कौर, डॉक्टर बलवंत कौर जो मिरांडा हाउस में पढ़ाती हैं, उनको भी याद करना चाहिए, जिन्होंने लंबे समय तक हंस में संपादक सहयोगी के रूप में काम किया। और उन्होंने एक और बड़ा काम किया, और वो बड़ा काम था राजेंद्र यादव जैसे बड़े लेखक संपादक की रचनावली का संपादन।
तो ये दोनों छोटे काम नहीं है। और यहाँ यहीं रश्मि जी, अगर आप थोड़ा-सा और दायरे को हम खोलें, केवल पत्रिकाओं के संपादन की बजाय अगर हम हिंदी में संपादन पर बात करें, तो मुझे 1-2 नाम और याद आते हैं जिनका मैं ज़िक्र करना ज़रूरी समझता हूँ। हमको नाटक की दुनिया में जो अद्भुत काम किया है, श्रीमती गिरीश रस्तोगी ने, उसको याद करना चाहिए। नाटक की दुनिया में ही रश्मि वाजपेयी जी ने जो काम किया है और कर रही हैं जी, लगातार, उनको भी याद करना चाहिए। हमको इसी तरह से आलोचना के क्षेत्र में और आलोचना आलोचना करते हुए संपादन, मतलब आलोचना संपादन के क्षेत्र में जो बड़ा काम किया, उनमें उनमें सुधा सिंह जी का नाम याद करना चाहिए, जिन्होंने कि स्वाधीनता से पूर्व के अनेक गुमनाम हो चुके स्त्री रचनाकारों को हमारे लिए उन्होंने उन सब के काम को हमारे सामने व्यवस्थित तरीके से रखा, और मीडिया वाला काम तो उनका महत्वपूर्ण है ही है। तो इन लोगों को जी, भी हमको देखना चाहिए। इसी तरह से मुझे लगता है कि और हम थोड़ा-सा याद करेंगे तो साहित्य की दुनिया में रोहिणी अग्रवाल जी का नाम भी मैं ले सकता हूँ, जिन्होंने संपादन का भी कुछ-कुछ काम किया है। और निर्मला जी का नाम, डॉक्टर निर्मला जैन का नाम हम भूल रहे हैं, जिन्होंने माधवी वर्मा की रचनावली का संपादन किया, और जिन्होंने एक तरह से मतलब दिल्ली विश्वविद्यालय में अपनी सक्रियता के दौर में न जाने किस-किस तरह के साहित्यिक और अकादमिक किस्म के अकादमिक नए आयामों की जिन्होंने रचना की, तो उन इन सब लोगों को भी याद करना ज़रूरी है। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि ये असल में हिंदी समाज की जड़ता ही हमको कहनी चाहिए, जिसकी वजह से हम लोग नए दौर में या कुल मिलाकर पत्रिकाओं के क्षेत्र में महिलाओं की उपस्थिति उँगलियों पर गिनने लायक देखते हैं। एक उदाहरण मैं और याद मुझे आ रहा है और जिसका मैं ज़िक्र करना ज़रूरी समझता हूँ, वो उदाहरण है डॉक्टर रचना सिंह का। हिंदू कॉलेज जी, में जहाँ सौभाग्य से मुझे भी पढ़ाने का जहाँ मैं भी पढ़ाता हूँ, हमारे कॉलेज में ही डॉक्टर रचना सिंह पढ़ाती हैं, और एक पत्रिका है जिसका नाम है हस्ताक्षर। हस्ताक्षर का रचना जी संपादन करती हैं। वो अर्धवार्षिक पत्रिका है, और उस पत्रिका की विशेषता ये है कि वो पूरी तरह हाथ से लिखकर तैयार की जाती है, और उसकी उसकी बाइंडिंग भी हाथ से होती है। वो पंचिंग मशीन से छेद करके मोली बंधन से हुँ, उसको बाँध के उसको बहुत सुंदर तरीके से तैयार करती हैं। और आपको मैं उस पत्रिका के बारे में बताऊँ कि उस पत्रिका में कौन-कौन बड़े लोग उस पत्रिका में नहीं छपे। असल में हमारा माइंडसेट भी कुछ ऐसा ही है कि हम बड़े-छोटे से जल्दी चीज़ों को समझते हैं, इसीलिए मुझे ये शब्दावली काम में लेनी पड़ रही है। बाकी रचना की दुनिया में कौन बड़ा है, कौन छोटा है, ये कहना इस तरह की बात का कोई बहुत अर्थ नहीं है। लेकिन तब भी वो समझने के लिए नामवर सिंह हो, चाहे चाहे उसमें उदय प्रकाश हो, राजेश जोशी हो, मंगलेश डबराल हो, इन सब लोगों को उन्होंने हस्ताक्षर में छापा। और उसमें असल में वो ये करती हैं कि हमारे कॉलेज के जो बीए के नौजवान विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों को हिंदी के बड़े रचनाकारों के साथ एक तरीके से जुड़ने का मौका देती है। उसमें 2 कॉलम उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। एक है किसी बड़े लेखक के साथ इंटरव्यू, जो कि हमारे कॉलेज के विद्यार्थी करते हैं, और दूसरा है किसी बड़े लेखक की हस्तलिपि में उसकी कोई रचना का प्रकाशन, चाहे वो कविता हो, चाहे वो कहानी हो, चाहे कोई और दूसरी तरह की चीज़ हो, और वो पूरी तरीके से रचना जी विद्यार्थियों के साथ मिलकर तैयार करती हैं। अभी जो नया अंक करीब हफ्ते 2 हफ्ते पहले ही आया है, उसमें मृणाल पांडे का एक बड़ा इंटरव्यू है, और उसमें उन्होंने एक नया काम ये किया कि हमारे कॉलेज में जो टीचिंग के अलावा जो सपोर्टिंग स्टाफ है, जिनकी तरफ हम सब लोगों का ध्यान बहुत कम जाता है, उनमें जो जी, जी, महिलाएँ काम कर रही हैं, उनमें से कुछ महिलाओं से उन्होंने आत्मकथ्य लिखवाए हैं। एक ऐसी महिला का बहुत भी बढ़िया। आत्मकथ्य है जिनको अपने पति के देहावसान के बाद कॉलेज में काम करने का मौका मिला, और वो अपने पाँव पर खड़ी हुई और उन्होंने अपने परिवार को सँभाला। वो अद्भुत उन्होंने बहुत लिखा है, बढ़िया। वो कब मौका लगे तो आप पढ़िएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देखने में भी थोड़ी-सी कमी हो सकती है, काम तो अभी भी महिलाएँ कर रही हैं। ये ज़रूर है कि जितना जितना ज़्यादा
अवसर मिलना चाहिए, जितना ज्यादा उनके लिए स्पेस बनाने की आवश्यकता समाज की तरफ से और पूरे वातावरण की तरफ से या पूरे परिदृश्य में जितना होना चाहिए, उसकी कमी है। वो थोड़ा-सा जिसको कह सकते हैं ताली दोनों हाथ से बजती, तो थोड़ा हम बढ़े, थोड़ा वो बढ़े, तो निश्चित वो रूप से माहौल बदलेगा। और यहीं पर एक बात और मैं कह के इस सवाल को खत्म करूँगा। सवाल ये भी हमको करना चाहिए रश्मि जी कि आखिर महिलाओं की संपादन के क्षेत्र में ज़रूरत क्यों है? ना हो तो क्या हाँ फ़र्क पड़ जी, जाएगा, है ना? तो मैं बिल्कुल इसका बिल्कुल जी। ये सवाल हाँ, आपकी तरफ से आना चाहिए, लेकिन मैंने ही कर दिया, मैं ही उत्तर दे देता हूँ। तो इसकी नहीं ज़रूरत नहीं, इसीलिए है बसंत कि जी। बसंत की आहट है ये, हमें तो सवाल भी आपसे ही चाहिए, जवाब भी आपसे ही चाहिए। और वो जो एक एक कदम दोनों तरफ से बढ़ने की बात कर रहे हो ना, वो कदम भी चाहिए आपसे। जी बिल्कुल, 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 आप जी ठीक कह रही हैं। जी तो जी देखिए ऐसा है जी। कि अगर सच्चा लोकतंत्र हम चाहते हैं किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो राजनीतिक लोकतंत्र हो, चाहे वो सामाजिक लोकतंत्र हो, चाहे वो साहित्यिक लोकतंत्र हो, तो वहाँ अगर समाज के सभी वर्गों की बराबरी की भागीदारी नहीं होगी, तो आप आधी-अधूरी सच्चाई से ही मुखातिब हैं, ऐसा कहना पड़ेगा। तो अगर हम ये चाहते बिल्कुल हैं कि साहित्य के क्षेत्र में भी बराबरी की बात हो, वास्तविक साहित्य की दुनिया का वास्तविक चरित्र और वास्तविक स्थिति निकल कर आए, तो उसमें महिलाओं को भी उतना ही अधिकार, उतना ही सम्मान और उतना ही स्पेस देना पड़ेगा। देना क्या पड़ेगा, उनका है। हाँ, आपने जो जगह छेक रखी है, उसको आपको छोड़नी पड़ेगी। महिलाओं ने थोड़ी कुछ किया है, बिल्कुल। गड़बड़ी तो पुरुषों की तरफ से है, तो वो करना पड़ेगा, ये मुझे लगता है। हाँ, और मैं आप विजय गौड़ जी की टिप्पणी देखिए। एक चीज मैं और ऐड कर दूं आपकी, जैसे आपने रचना रावत जी की बताया, तो देहरादून में भी मैं कई स्त्रियों को जानती हूँ, जिनमें से एक मेरी मित्र शकुंतला हैं। वो भी ऐसे हाथ से लिख के एक जमाने में ऐसे अखबार निकाल निकाल के वो लोग किया करते थे उसका। और आप इस टिप्पणी को देखिए, इन बिटवीन में आधी अधूरी सच्चाई का अपना इंटरप्रिटेशन बता दूं कि जब पल्लव जी कह रहे हैं कि एक तरफा ऐसा होगा, एक तरफ ढुलकावा होगी चीजें, तो आधी अधूरी सच्चाई होगी। तो मैं कहना चाहूंगी कि जब हम आधी अधूरी सच्चाई बोलते हैं, तो उसका मतलब है कि वो सच्चाई नहीं होगी, क्योंकि आधी अधूरी सच्चाई क्या होती है? सच्चाई ही नहीं है वो। तो अगर वो ये आधी अधूरी है, तो इसका मतलब हर पक्ष नुकसान में है और हर पक्ष सच्चाई से महरूम है। तो मैं इस बात को अंडरलाइन करना चाहूंगी। जी, जी, ये एक बार विजय आप थोड़ा वि सा इनका देखें। जी जी, जी, जी। जी विजय जी ने ये जो बात कही है कि एक तो सांस्थानिक सुरक्षा से ही महिलाओं को संपादन में आने का रास्ता बन सकता है। एक और पत्रिका मुझे याद आई जो कि किसी सांस्थानिक सुरक्षा में नहीं निकल रही है। मुक्तांचल नाम की एक पत्रिका है जो सिलीगुड़ी या बंगाल के किसी इलाके से निकलती है और मीरा सिन्हा जी जिसकी संपादक है, साहित्यिक पत्रिका है, त्रैमासिक पत्रिका है, अभी-अभी जिसका रेणु पर विशेषांक आया है। मृत्युंजय पांडे के अतिथि संपादन में, तो वो मीरा जी निकालती है। लेकिन देखिए ये थोड़ी सी मुझे लगता है कोई बहुत ये ठीक बात नहीं है कि सांस्थानिक सुरक्षा के दायरे में ही महिलाएं ये विजय जी ने और उसको क्लियर किया है कि हिंदी साहित्य में संपादन व्यक्तिगत गतिविधि की तरह ही व्याप्त है और संस्थान को संगठन भी पढ़ सकते हैं। तो इन दोनों बातों में भी आधी अधूरी सच्चाई है। संपादन व्यक्तिगत गतिविधि तो दिखाई देता है, लेकिन आप ही बताइए कि अगर उस व्यक्तिगत गतिविधि को बहुत सारे लोगों का सहयोग ना हो, बहुत सारे लोगों का समर्थन ना हो, तो उस व्यक्तिगत गतिविधि का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। आपको दिख नहीं रहा है, हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन असल बात यही है कि उस व्यक्तिगत गतिविधि में भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, चाहे पत्रिका का संपादन ही क्यों ना हो। जैसे मैं अपनी ही बात कहता हूँ, अगर मेरी पत्रिका को मैं मान लेता हूँ कि वो व्यक्तिगत गतिविधि है, पूरी तरह से मेरे प्रयासों से निकाली जाती है। लेकिन अगर मुझे मेरे आग्रह पर विजय गौड़ जैसे मित्रों से लगाकर रश्मि जी जैसे मित्र अगर मेरे कहने पर नियमित न लिखते हों, तो मैं कैसे निकाल पाऊंगा? तो वो एक तरह से व्यक्तिगत गतिविधि होते हुए भी उसके अंदर एक एक अदृश्य संगठन कहीं न कहीं काम करता है, तो वो सब जगह करता है। उसमें केवल ये कह देना शायद अनुचित होगा। और दूसरी फिर मैं वही बात कहता हूँ, उस बात को हमको समझना पड़ेगा कि
आप हमारा समाज बीमार है, असल में बीमार समाज को ठीक करने की जरूरत है। हमारा समाज अगर स्वस्थ होगा तो आपको रचनाशीलता में भी बहुत सारी नई और स्वस्थ और अच्छी और प्रेरणादायक और उत्फुल्ल चीजें देखने को मिलेंगी। ये बात है। हाँ, अब जो विजय जी ने एक और नई टिप्पणी कर दी है कि व्यक्तियों के साथ हिंदी पत्रिकाओं के बंद होने का इतिहास है। ठीक बात है। उसका कारण सीधा सा ये है कि अगर किसी संपादक के व्यक्तित्व की उस पत्रिका पर छाप है, तभी उस पत्रिका का व्यक्तित्व बनता है ना? और उस पत्रिका को हम पढ़ते हैं। अब ये देखिए, दोनों बातों में कंट्राडिक्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन नहीं है विजय जी। वो इसीलिए नहीं है कि वो व्यक्तिगत छाप होने के बावजूद उसमें उस संपादक के मित्र मंडली का या एक अदृश्य संगठन का सहयोग है। इस बात को हमको मानना पड़ेगा, चाहे वो कोई पत्रिका हो, चाहे वो पहल हो, चाहे वो तद्भव हो, चाहे वो और कोई भी पत्रिका हो। ठीक, अगर ये इस तरह का मित्र संयोजन, इस तरह की तमाम चीजें महिलाओं के साथ में भी हो सके और हमारा समाज उसके लिए थोड़ा खुला वातावरण बना सके, तो महिलाएं भी बहुत अच्छा संपादन, बहुत अच्छी पत्रिकाएं हमारे लिए, हमारे पाठकों के लिए प्रस्तुत कर सकती है। इसमें मुझे तो कोई संदेह नहीं है। तो बहुत सही जगह पे आपने उंगली रखी भी है कि जिन अभावों के चलते वो नहीं कर पा रही है, समाज के अभाव के चलते। और कम से कम, और इस मंच से तो आपने ये बात 2-3 बार अलग-अलग भाषा में बोल दी, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, जो अर्चना वर्मा जी को लेके बात हुई, तो मेरे दिमाग में 1-2 बातें और इसमें हम बढ़ा लेते हैं कि मैं ये कह रही हूँ कि चाहे अब हम थोड़ा-सा उसकी तरफ बढ़ते हैं, कुछ तर्कों की तरफ बजाय कि फैक्ट्स की, और बीच में आपको याद आए तो आप बोल भी सकते हैं कुछ भी, है ना? तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर संपादक के रूप में स्त्री हो, चाहे अर्चना वर्मा और बलवंत कौर की तरीके से हो, या अतिथि संपादन में भी बहुत अच्छे अंक निकले हैं, जैसे कि अभी शंपा शाह के निर्मल वर्मा और इन पे निकले हैं, कभी रेणु विशेषांक बहुत सारी स्त्रियों ने निकाले हैं। ऐसी एक दीपक शर्मा जी थी जिन्होंने वो बहुत अच्छा एक अंक, नहीं मैं नाम गलत बोल रही हूँ, कुछ किसी को नाम ध्यान हो तो बताइए, जिनका अनुवाद में बहुत अच्छा काम है और विदेशी पूरा संसार भर के साहित्य की बहुत चुनिंदा रचनाओं से उन्होंने बहुत अच्छा संकलन निकाला, संपादन। विजय शर्मा जी, बिल्कुल विजय शर्मा जी। तो ऐसे अंक भी बहुत ज्यादा निकले हैं। और मैं इन सबको अलग अलग ना करते भी मैं ये कह रही हूँ कि जब संपादन की कैपेसिटी में एक स्त्री बैठी होती है तो उसका क्या महत्व है, उससे रचनाशीलता या जो पर्यावरण है साहित्य का, उस पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये जानना चाहती हूँ जी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि महिला अगर किसी भी समाज में और किसी भी जगह अगर वो महिलाओं की सक्रिय उपस्थिति होगी, तो वो समाज ज्यादा सभ्य बनेगा। पहली बात तो मुझे ये कहनी चाहिए, तमीजदार बनेगा। क्योंकि आप महिलाओं की उपस्थिति अगर है, तो वहां आप एक तमीज के साथ काम करना सीखेंगे। तो वो, अब इस तमीज को आप व्यापक अर्थों में इसकी व्याख्या कर सकते हैं जिस भी तरह से चाहें। तो पहली चीज तो यही है कि महिलाएं अगर आएंगी तो चीजें और ज्यादा अच्छे ढंग से, और ज्यादा कायदे से, और ज्यादा व्यवस्थित ढंग से, और ज्यादा जिसको कहना चाहिए स्वस्थ रूप में हमारे सामने आ सकेंगी, है ना? तो ये मुझे तो यही लगता है। तो आना चाहिए महिलाएं, और आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रही हैं। धीरे धीरे चीजें बदलेगी। एक तो अभी जो स्थितियां हैं उसमें संपादन कोई क्या करेगा, बहुत सारी ऐसे संकट हमारे सामने उपस्थित हो गए हैं जिनकी वजह से आज की तारीख में पत्रिका निकालना बहुत कठिन हो गया है, पहले की तुलना में बहुत कठिन हो गया है। आपको सरकारी विज्ञापन नहीं मिलते, आपके पास में अब जो अभी खास तौर पर अगर 1 साल में देखें तो कोरोना की वजह से जो परिस्थितियां हुई हैं उनका अपना संकट है, लेकिन कोरोना से पहले भी जब से मेरा ख्याल है पिछले 6-7 साल पहले से दिल्ली सरकार ने विज्ञापन देने बंद कर दिए, जो कि एक बहुत बड़ा सहयोग होता था साहित्यिक पत्रिकाओं के लिए, छोटी पत्रिकाओं के लिए, वो समाप्त हो गया। तो और कागज, जो महंगाई बढ़ी है उसके साथ साथ कागज और दूसरी चीजों का जो दाम बढ़ता गया है, उससे भी वो सारी दिक्कतें बढ़ी हैं।
तो अब ऐसी इन इन जो मतलब मुझे ये कहना चाहिए कि रचनाशीलता के लिए, किसी भी तरह की रचनाशीलता के लिए जो जरूरी उपकरण होते हैं, उन उपकरणों को हमारी व्यवस्थाएं धीरे-धीरे लगातार खत्म करती जा रही हैं, कम करती जा रही है, संकुचित करती जा रही है, तो वहां आप कैसे वहां वहां नया काम करना बड़ा मुश्किल है, बड़ा जोखिम वाला है, बड़ा दिक्कत वाला है। और ये बात कहते हुए मुझे एक और अच्छा उदाहरण याद आ गया, जिसको दुर्भाग्य से आप और मैं, हम दोनों भूले जा रहे थे। कथन पत्रिका के अंक जो संज्ञा जी ने जिनका संपादन किया, पहले रमेश उपाध्याय के साथ में और बाद में स्वतंत्र रूप से, तो कथन पत्रिका अभी को तो हम कैसे बहुत सारे अभी तो बहुत सारी हाँ, हैं, वो तो हमने छोड़ दिया था बात के लिए। रमनिका गुप्ता बहुत है, मेरे बहुत ख्याल से एक नमिता सिंह भी एक है वर्तमान नमिता साहित्य सिंह में। जी का वर्तमान साहित्य हम नहीं भूल बहुत है, सकते, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बहुत है बिल्कुल। और बेटा, रमणिका उसको गुप्ता जी का आपने नाम ही लिया, तो वो ये देखिए, ये वो आपकी आपकी इस बात को कहने से मैं और थोड़ा अपने आप को अच्छा महसूस कर रहा हूँ। उतना बुरा भी हाल नहीं है जितना बुरा हाल हम कई बार अज्यूम कर लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं। वो ये गड़बड़ वो है जिसको हमको समझना चाहिए। और विजय जी की जो नई टिप्पणी आई है, वो भी उसको मैं पढ़ देता हूँ, वो स्वागत योग्य टिप्पणी है। उन्होंने लिखा है, स्थापित पत्रिकाएं बीच बीच में अतिथि संपादक के तौर पर बेहतर काम करने वाली रचनाकार मित्रों को जगह दे सकती हैं, ताकि वह माहौल बने। बिल्कुल ठीक बात है। और इसका बढ़िया उदाहरण अभी जो कथादेश पत्रिका का विशेषांक आया है, शंपा शाह के संपादन में महिला दिवस पर जो विशेषांक आया है, उसको भी याद करें। और पहले एक और बहुत शानदार विशेषांक कथादेश में का निकला था, सुधा अरोड़ा के संपादन में मन्नू भंडारी जी पर, उसको याद करें, जो कि अभी पुस्तकाकार भी उपलब्ध है। बहुत सुधा बढ़िया जी है। के संपादन में ही कथादेश ने, मुझे याद पड़ता है कि कुछ और अंक भी निकाले थे, उनको भी हम जरूर याद कर सकते हैं। इसी तरह से राजेंद्र यादव ने जो समय समय पर इस तरह के कुछ प्रयोग किए हैं, उनको भी हमको याद करना चाहिए, देखना चाहिए। तो ये ठीक बात है कि स्थापित पत्रिकाओं को इस तरह से बीच बीच में अवसर देना चाहिए। बिल्कुल मैं सहमत हूँ, ये करना चाहिए। हाँ, तो इससे मुझे जो फीलिंग आती है कि आप कितना उससे सहमत हैं कि उससे पर्यावरण बनने में बहुत फर्क पड़ता है। मतलब सिर्फ उस रूप में ही नहीं कि अपने मित्रों को जगह देने के, इस रूप में भी कि जो छपते रहे हैं पहले भी, अगर हम उन लेखकों से भी रचना लेते हैं एक खास अंक के लिए, तो मुझे लगता है कि उनके लेखन के मिजाज में थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। जैसे मैं इसको उदाहरण के रूप में ऐसे कहना चाहूंगी कि मुझे ऐसे लगता है कि स्त्री विमर्श शुरू करने का और उसके लिए माहौल बनाने का तो सारा क्रेडिट राजेंद्र यादव जी को ही जाता है मुख्य रूप से। लेकिन अगर उसमें अर्चना वर्मा नहीं होती, तो वो जिस तरीके से उस सेप लिया, उसने जिस तरीके का माहौल बना, उस माहौल का फायदा कथादेश और तमाम पत्रिकाओं को मिला है। और मैंने तो आपसे ही सुना था, अभी बैक स्टेज वो प्रसंग आप ही सुना दीजिएगा। तो वो जो वो जो एक तरह का माहौल बनता है कि जहां पे जाके आप बहुत अश्लील बातें पुरुष लेखक लिखने से बचेगा, एक मर्दवादी मुहावरे से वो भी थोड़ा सा परहेज करेगा। और कई बार तो ऐसा होता होगा कि जिंदगी में पहली बार उनके दिमाग में ये बात गई कि अच्छा, ये शब्द तो नहीं लिखना ठीक होता, जब सामने कोई स्त्री संपादक बैठी होती है कि आप उसको भेज रहे हैं चीज, है ना। तो जी जी इससे जी। कितना माहौल में फर्क पड़ता है। और वो उदाहरण मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ, अगर आपको ध्यान आ गया हो तो। जी हाँ हाँ हाँ, जी मुझे याद आ गया। आपका इशारा है राजेंद्र यादव के उस कुख्यात लेख की तरफ, जो अर्चना जी ने हंस पे छापने से मना कर दिया था, होना सोना एक खूबसूरत बला के साथ। मेरा ख्याल है जी 2002 या 3 या 4 के आसपास वो लेख कभी छपा था, और उसकी उसकी हिंदी में बहुत कुचर्चा हुई थी, और अर्चना जी ने उस लेख का विरोध किया था। और बाद में जब हंस में उसके लिए स्थान नहीं था, तो राजेंद्र जी ने उस लेख को संभवतः विभूति नारायण राय के संपादन में निकल रही वर्तमान साहित्य पत्रिका में उसको छपवाया था, इतना मुझे याद पड़ रहा है। और तो ये विभूति सही बात है। नारायण जी को जैसे विभूति नारायण जी को उसे छापने में कोई दिक्कत नहीं हो सकती थी, बट जहां पे राजेंद्र यादव के सहयोगी संपादक के तौर पे काम करती हुई अर्चना वर्मा जी ने इतना स्ट्रांग स्टेप लिया होगा कि उसी पत्रिका के संपादक का लेख कहीं और जाने पे मजबूर हुआ।
तो ये ठीक एक बात है। माहौल बनता हो स्त्रियों के आने से, है ना? बिल्कुल, जी। बिल्कुल। देखिए, बल्कि बल्कि ध्यान दीजिए, अर्चना जी ने केवल हिंदी के ये हंस के ही इन अंकों के संपादन में ही वो नेपथ्य में रह के चुपचाप बड़ा काम कर रही थी, ऐसा नहीं है। जो राजेंद्र जी की कीर्ति में एक बड़ा एक काम, कहानी का एक चयन, राजेंद्र जी ने 2 चयन कहानी के बनाए। एक तो जी। नई कहानी आंदोलन की कहानियों का चयन है, एक दुनिया समानांतर, और दूसरा उन्होंने जी, जी, हिंदी अकादमी के लिए एक चयन तैयार किया था जिसका नाम था कथा दशक। तो कथा दशक जी। भी बहुत बहुत बढ़िया चयन है। और कथा दशक को आप देखेंगे तो उस कथा दशक की पूरी परिकल्पना में अर्चना जी का हाथ है और साथ है। अर्चना जी ने न केवल कहानियों का चुनाव किया था, बल्कि उस चयन के लिए बहुत हिंदी कहानी पर एक बहुत मुकम्मल टिप्पणी भी लिखी थी। टिप्पणी भी नहीं कहना चाहिए मुझे, एक बड़ा सुंदर लेख लिखा था उन्होंने। और उन्होंने उसमें 2 सूचियां हैं, अगर आप उस पुस्तक को देखें तो। एक सूची वो है जो संग्रह में संकलित कहानियों की है, और दूसरी वो कहानियां जो इस संकलन में आ सकती थी लेकिन पेजेस की सीमा की वजह से, पृष्ठ सीमा की वजह से नहीं आ पाई। ये सारा होमवर्क, ये सारा काम जी। अर्चना जी ने किया था। तो बिल्कुल अर्चना जी के काम को हमको भूलना नहीं चाहिए, और आपकी इस बात से भी मैं मुतमईन हूँ, समर्थन करता हूँ इसका, कि अगर अर्चना जी का हस्तक्षेप नहीं होता तो वो इन्वर्टेड कॉमा में अनुचित लेख हंस में भी छप सकता था। तो अर्चना जी के होने का ये उससे एक अच्छी स्थिति ये बनी कि उन्होंने एक पत्रिका में एक अशालीन किस्म का लेख, या एक जो अस्वीकार किए जाने वाला एक लेख था, उसको रोक दिया। तो ये अर्चना जी का इससे ये समझ में आता है कि अगर एक समझदार महिला, एक सुसंस्कृत महिला, या एक एक सजग महिला किसी पत्रिका के संपादन से जुड़ी हुई है, तो उससे उस पत्रिका के व्यक्तित्व को संवारने में कितनी मदद मिल सकती है। हाँ, बिल्कुल पूरा इस एक इस माहौल उदाहरण को बनता होगा। जब याद रखना संपादक चाहिए। का ही नहीं छप रहा है तो बिल्कुल। बाकी लेखक तो वैसा लिखेंगे ही नहीं ना। तो देखिए, ये ये एक मुझे तो लगता है। एक यहाँ यहाँ आपकी इस बात से मैं थोड़ी-सी असहमति व्यक्त करता हूँ कि संपादक का ही नहीं छप रहा है। देखिए, राजेंद्र जी के अपने मानदंड थे, उन पर मैं बहस नहीं करूँगा कि वो उनका क्या करना उचित था या अनुचित था। लेकिन ज़्यादातर हिंदी में तो कम से कम ज़्यादातर जो पत्रिकाएँ हैं, वो इस बात को अनुचित समझती हैं कि उसमें संपादक का कुछ छपे। ये मैं कहना चाहता हूँ। क्योंकि ऐसा लगता है कि उससे 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 उल्टा पत्रिका की छवि को ये नुकसान होता है कि आप पत्रिका अपने लिए ही निकाल रहे हैं, या आप पाठकों के लिए निकाल रहे हाँ, हैं। वो आप बात। अपना ही छापेंगे तो उसका क्या अर्थ रहेगा? तो राजेंद्र जी अपवादों से दूर रहते थे, और राजेंद्र जी पर अपवाद लागू नहीं होते। राजेंद्र जी का अपना मामला है, उस पर मैं टीका-टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन उदाहरण के लिए ज्ञानरंजन का कभी कोई चीज़ आपने पहल में नहीं पढ़ी होगी। नहीं, वो आपने एकदम आप सही कह रहे हो। अखिलेश जी की वो कोई आपने। चीज़ हमने तद्भव में नहीं पढ़ी। तो बहरहाल, तो ये आप बिल्कुल ये लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि इस बात को मैं इसी रूप में समझने की कोशिश करता हूँ कि एक सजग महिला के होने से किसी पत्रिका के चरित्र पर या उसके व्यक्तित्व पर फर्क। कैसा सकारात्मक असर पड़ सकता है। जी, जी। वही हमारा मेन मकसद वही था। मतलब हाँ, वो ठीक बात बात आप है। बिल्कुल सही कह रहे हैं संपादक वाली, पर हमारा मुख्य मकसद ये बताना था कि एक पूरे माहौल में फ़र्क पड़ता है ना? तो एक चीज़ बस हम 2 5-7 मिनट और बात करेंगे। तो एक मैं ये पूछना फिर हम इसी टॉपिक को पहले आगे बढ़ा लेते हैं, कि जैसे मुझे ऐसे लगता है कि जो स्त्री विमर्श था वो कहीं देह विमर्श में आके भटका भी है। और धीरे-धीरे वो एक मार्केट प्रोडक्ट बन के बिल्कुल दिग्भ्रमित भी हुआ है। सही रास्ते में चलने वाले लोग भी हैं, पर उसको भटकाने वाले लोग भी हैं। तो क्या अगर स्त्री संपादकों की संख्या का लगभग रेशो इस तरीके का होता जैसे आज लेखन के क्षेत्र में है, तो मैं समझती हूँ कि अगर संपादन के क्षेत्र में भी वो महिलाओं और पुरुषों की जेंडर रेशो लगभग वैसा होता, तो क्या तब भी विमर्श इस रूप में भटकता क्या? तब क्या वो देह विमर्श में रिड्यूस होता जिस तरीके से होती चली गई चीज़ें? जी। आपका ये सवाल महत्वपूर्ण है और इस पर विचार करना चाहिए, और मुझे लगता है कि हाँ, आप ठीक कह रही हैं। मैं आपकी बात से सहमत होता हूँ। ऐसा मुझे इसीलिए लगता है क्योंकि उसका कारण उसका आधार ये है इस बात का, इसको ठीक समझने का, कि अगर महिलाएँ भी संपादन में आधा-आधा होती, जिस तरीके से रचना परिदृश्य में है, तो उचित-अनुचित की कसौटियाँ कहीं ज़्यादा साफ होती।
बाजार का हाँ दबाव जितना, या बाजार की टांग जितनी आज पुरुष संपादकों की वजह से या स्त्री विमर्श को भुनाने वाले लोगों की वजह से है, वो उतनी आसानी से न होती, और मुझे भी लगता है कि ये ठीक होता। बहरहाल मैं एक बात ये भी मानता हूँ कि सारे विमर्श, चाहे वो स्त्री विमर्श हो, चाहे वो दलित विमर्श हो, विमर्शों की अपनी राजनीति है, विमर्शों की अपनी सीमाएं भी है। कोई भी जी विमर्श जी एक सीमा से आगे दूर तक नहीं जा सकता। इस बात को हमको समझना चाहिए। और दलित विमर्श को मानने वाले दलित साहित्य के सबसे बड़े लेखक, सबसे महत्वपूर्ण लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि के अंतिम बयानों को आप पढ़ लीजिए, उनके अंतिम काम को आप देख लीजिए, उनकी आत्मकथा का आखिरी हिस्सा या दूसरा हिस्सा आप पढ़ लीजिए, तो वो भी लगभग यही बात कहते नजर आते हैं कि विमर्शों की सीमाएं हमको देखनी समझनी होगी। लेकिन बहरहाल ये एक दूसरी बात है। पहली और प्रारंभिक बात यह है, और जिसको मैं एंडोर्स करता हूँ, सहमत हूँ जिससे, कि अगर संपादन के क्षेत्र में महिलाएं उतनी ही होती जितनी की रचना के क्षेत्र में सक्रिय हैं, तो स्त्री विमर्श के रास्ते हमको वो चीजें न देखनी पड़ती जो जिनसे हम कभी भी सहमत नहीं हो सकते, और बल्कि स्त्री विमर्श का और ज्यादा खुला, और ज्यादा बेहतर, और ज्यादा वैचारिक, और ज्यादा मनुष्य धर्मी चेहरा हमारे सामने आता, तो हमारे समाज के लिए, हमारे साहित्य के लिए ज्यादा अच्छी स्थिति होती। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, मैं हाँ, सहमत हूँ। स्त्री विमर्श का तो अगला चरण वही है जिसकी तरफ आपने इशारा किया। किसी भी विमर्श का अगला चरण यही है कि उस विमर्श की जरूरत न पड़े। तो जी जी आधी जी, आधी सही बात। संख्या, अगर निर्णायक पदों में आप लगभग प्रतिनिधित्व कर पा रहे हैं, जिसकी महादेवी वर्मा और लगातार सब जरूरत कर रहे थे, तो फिर आप उसके बाद उन विमर्शों की अलग से कोई जरूरत ही नहीं होती ना। फिर तो स्त्री सही बात। पुरुष दलित सब मिलके फांसीवाद से लड़ेंगे मिलके। सवाल तो ये है कि हम पहाड़ों के पीछे रह रहे हैं। हम घर में सही भी बात। एक कदम चलते हैं तो किसी चट्टान से टकराते हैं, बाहर हम संस्थाओं में अपने पब्लिक स्फीयर में हर कदम हमारे कंधे टकराते हैं। 2 कदम आप बिना किसी चट्टान से टकराए नहीं चल सकते। तो इसलिए पहले वो चट्टान गिरानी होगी, उसी को हम स्त्री विमर्श कह रहे हैं। और जब वो गिर जाएंगी तो सबका फिर एक साझा संघर्ष है ना। तो बिल्कुल। अच्छा, इस संघर्ष के नाम पे एक पत्रिका याद आ गई इंपॉर्टेंट, जिसे हम भूल रहे थे। मधु किश्वर की जो मानुषी है, उसने तो बहुत स्त्री आंदोलनों को एक उठान देने में काफी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है ना। बिल्कुल। और अभी ये उसको जो योगेंद्र जी जो याद कर रहे हैं, उर्दू की पहली मार्क्सवादी पत्रिका चिंगारी, जिसकी संपादक रशीद जहां थी। देखिए, हम लोगों ने हिंदी के दायरे में ही बात की, इस वजह से हम उर्दू, अरे आप मराठी को कैसे भूल सकते हैं, जहां मराठी भाषा में, मराठी साहित्य में ने जितना स्त्री और दलित आंदोलन को आगे बढ़ाया, मैं बल्कि अपनी सीमित ज्ञान के बावजूद ये मुझे लगता है कि उतना भारत की तो और किसी भाषा में नहीं हुआ। तेलुगु में एक मुझे अभी याद नहीं आ रहा है उनका नाम, मैंने उनकी कहानियां पढ़ी थी, ऐसी अद्भुत कहानियां स्त्री विमर्श को लेकर लिखी उन्होंने, जो आपको हिला दे एकदम, जो आपको एकदम आप पढ़ के वैसे ना रह जाएं जैसा पढ़ने के जी पहले थे। तो भारतीय भाषाओं में तो बहुत बहुत सारा काम हुआ है, उस सबको देखना चाहिए। और यहीं पर हमको याद करना चाहिए रमणिका गुप्ता जी को, जिनकी पत्रिका युद्धरत आम आदमी ने भारतीय भाषाओं में भी होने वाले तमाम इस तरह के काम को देखने की कोशिश की थी, और उसको हिंदी के पाठकों के लिए प्रस्तुत करने का काम भी किया था। तो जी समग्रता में अगर हम पूरे परिदृश्य को देखेंगे, तो तस्वीर और ज्यादा बेहतर हमको दिखाई देगी, और ज्यादा हम आशान्वित होंगे कि जो हम मान के चल रहे हैं कई बार चीजें की स्थिति बहुत खराब है, असल में स्थिति उतनी खराब भी नहीं है, उतना उतना बुरा माहौल भी नहीं है जितना हम अपने पूर्वाग्रहों से माने बैठे हुए हैं। तो पल्लव जी, आपके इतनी सारी पत्रिकाओं के उदाहरण देने से और महेश पुनेठा जी और योगेंद्र आहूजा के बार बार टिप्पणियों में और थोड़ा ऐड करने से, तो एक चीज तो बहुत ज्यादा अच्छी हो गई। बल्कि आज ही ये लोग इतना ज्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये आपके व्यक्तित्व और आपकी पहुंच का कमाल है। तो उससे एक काम तो बहुत अच्छा हुआ कि ये हमें पता चल गया कि संपादन के क्षेत्र में बहुत स्त्रियां हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हमने बताया कि जो प्रिंटेड पत्रिका है उनमें चैलेंजेस फिर भी बहुत ज्यादा हैं,
लेकिन अगर हम ऑनलाइन पत्रिकाओं की बात करें तो उसमें बहुत सारे चैलेंज वैसे कम हो जाते हैं, तो उधर भी एक स्त्रियों के लिए पूरा एक खुला मैदान है। और तो इससे हुआ ये कि और फिर हम इस बात पे भी सहमत हुए बातचीत में दोनों लोग कि जब स्त्री संपादक होती हैं तो एक अधिक संतुलित विमर्श की तरफ, अधिक संतुलित विचार विमर्श की तरफ हम बढ़ पाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर इतनी सारी संपादकों की संख्या है और संपादन के क्षेत्र में इतनी सारी संभाव्यता है जिसे स्त्री हार्वेस्ट कर सकती है, तो बाकियों को सर्वानुमति की धौंस से डर के मर्दवाद से संगति बिठाने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात मुझे बहुत पुरजोर ताकत से कहने की बहुत जरूरत महसूस हो रही है, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गई है ये प्रवृत्ति। जिन्होंने जिंदगी भर जेंडर संवेदी रचनाएं लिखी, वो आज मर्दवाद से पूरी ताल में ताल मिलाते दिखती हैं सर्वानुमति के डर से। वो सबको होता है डर सत्ता का, कोई बड़ी बात नहीं है, पितृसत्ता हो चाहे कैसी भी सत्ता हो। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि इसका मतलब इतनी जगह विंडो खुली हुई है, मुझे तो बिल्कुल एहसास नहीं था, जितनी सारी आपने बता दी। और अभी आपने बिल्कुल, अभी तो आपकी जितनी आपने बताई हैं उतनी रह गई होंगी जो आपको प्रोग्राम के बाद याद आएंगी, क्योंकि अभी तो आप कमेंट भी पढ़ रहे हैं, बोल भी रहे हैं, सोच भी रहे हैं, तो बहुत सारी आपके दिमाग में और भी होंगी। और मैं चाहती भी नहीं कि आप तथ्य में जोर डालें, क्योंकि तथ्य तो नहीं याद आते, तो नाम इतना नेम गेम से कोई मतलब भी नहीं बनता है। एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जो जैसे कि गीता श्री जी की बिंदिया है, एक मणिमाला की जी की वनिता है पत्रिका, और मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि एक ही रेंज में है, लेकिन देर ना हो जाए इसलिए मैं पूरा सवाल एक साथ पूछ ले रही हूँ, ताकि आप फिर लंबा सा जवाब देते रहिए खुला होके। और इसी तरीके से जब सबसे महत्वपूर्ण पत्रिका हिंदी की जब 1909 में स्त्री दर्पण निकली थी, उमा नेहरू के संपादन में और कमला नेहरू के प्रबंधक थी, तो उसी समय गृहलक्ष्मी, महिला सर्वस्व, इस तरीके की आर्य महिला, ऐसी पत्रिकाएं भी निकल रही थी। तो ये जो स्त्रियों की अलग से पत्रिकाएं होती हैं और इनके संपादन भी स्त्री होती हैं, इनका कितना प्रभाव होता है एक माहौल बनाने में? देखिए, इसमें दो तरह की पत्रिकाएं हम एक साथ देख रहे हैं। एक जो आपने उमा नेहरू वाली स्त्री दर्पण जैसी पत्रिका को याद किया, और दूसरी तरफ गृह शोभा, गृहलक्ष्मी जैसी पत्रिकाओं को याद किया। अब गृहलक्ष्मी की संपादक मुझे याद है मेरे बचपन में हेमा मालिनी होती थी, और उसका विज्ञापन बार बार यही इसी से आता था कि हेमा मालिनी के संपादन में एक पत्रिका आ रही है। अब ये कि हेमा मालिनी जी को कितना समय मिलता होगा उस पत्रिका के लिए और वो कितना संपादन करती होगी, ये एक अलग बात है। लेकिन ये दो तरह की पत्रिकाएं हैं, एक वो जो वैचारिक और महिलाओं के जरूरी मुद्दों को उठाने वाली है, और दूसरी पत्रिकाएं ऐसी जो एक तरह से महिलाओं के ऊपरी जीवन को लेकर निकलने वाली है। ऊपरी जीवन से मेरा आशय है चाहे वो श्रृंगार प्रसाधन को लेकर निकलती हो, चाहे और दूसरे किस्म की चीजों को लेकर निकलती हो। तो अब इन सब से क्या बनता है, मुझे लगता है इनकी बड़ी सीमित भूमिकाएं हैं। पहली वाली पत्रिकाओं का तो बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, उसके बारे में तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, उनके अवदान से हम सब वाकिफ हैं। लेकिन जो ये गृह शोभा, गृहलक्ष्मी जैसी पत्रिकाएं हैं, इनको मुझे लगता है कि ये केवल हिंदी पढ़ सकने वाली मध्य वर्ग की और उच्च मध्य वर्ग की उन महिलाओं को ध्यान में रखकर निकाली जाती हैं जिनको समय काटने के लिए कभी-कभी पत्रिका देखने की इच्छा होती है, कुछ पढ़ने की इच्छा होती है। उनसे कोई बहुत ज्यादा अपेक्षा करना गलत होगा, क्योंकि वो बाजार को ध्यान में रखकर निकाले जाने वाली पत्रिकाएं हैं। इनकी अपनी सीमाएं इनके साफ-साफ दिखाई देती हैं। ये अलग से हो सकता है कि जैसे इन पत्रिकाओं से जुड़ी रही गीता श्री या एक जो और जो दूसरी एक महिला है जी, एक तो गीता श्री है, बिंदिया की, वनिता की मणिमाला है, फिर बाद में वो जयंती रंगनाथन हो गई थी, है ना? जयंती रंगनाथन जी, जिनका इन दो महिलाओं के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि ये पत्रिका इनके एक तरह से आजीविका का काम, इनकी आजीविका इनसे जुड़ी हुई है, या ये यहाँ काम करती तो ये मतलब इसका कोई वो मतलब नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए मैं राजस्थान पत्रिका नाम के अखबार में काम करता हूँ, तो इसका मेरी रचनाशीलता से कोई संबंध नहीं होना चाहिए, इसको हमको जोड़ना भी नहीं चाहिए। लेकिन एक बात जरूर यहाँ कह देना चाहिए कि अगर इन पत्रिकाओं के अनुभवों से अपने साहित्य के क्षेत्र में
गीताश्री या जयंती रंगनाथन जी कुछ सकारात्मक और सार्थक काम करती है, तो उसका जरूर उसको हमको एंडोर्स करना चाहिए, उसको देखना समझना चाहिए और उसको पढ़ना चाहिए, ये मैं जरूर कहूंगा। हाँ, थोड़ा बल्कि सीमित फर्क पड़ता होगा, पर उस सीमित फर्क की हम बात करेंगे तो फिर वो नकारात्मक भी पड़ता होगा। सही कह रहे हैं आप। जी जीविका के जी तौर जी पे तो जी। मैं मान के चल रही थी, मैं फर्क ही जानना चाह रही थी बेसिकली, क्योंकि मुझे क्या लगता है कि अगर हम स्त्री विमर्श, स्त्री चेतना की बढ़ोतरी में जो एक संसाधन, नए नए आविष्कार, जो चाहे रसोई के हों, मसाले के हों, फैमिली प्लानिंग के हों, क्या 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 तरह की चीजें हैं स्वास्थ्य से संबंधित, उन सबसे भी एक महिला चेतना के विकास में फर्क पड़ता है। और कम से कम वो जो एक सोशल डायनामिज्म में जो चेंज आ रहा है, जिसमें कोई बौद्धिक चेतना के बिना जो आता है समाज में जीते हुए, कम से कम उस चेतना को वो स्त्रियों तक पहुंचा देती हैं। तो उस सुविधा को लेने से अगर आपकी चेतना में विकास हो सकता है तो कुछ होता होगा, पर उसका निगेटिव भी इम्पैक्ट होता होगा, तो फिलहाल उसे छोड़ देते हैं। आपके दिमाग में कुछ रह गया हो बातें जो आप शेयर करना चाहें तो वो जानेंगे भी। और मेरे पास अभी एकदम बस से कोई स्पेसिफिक सवाल नहीं है जी। जी जी जी, मैं जी बस बातचीत को हम खत्म करते हैं और मैं आखिर में इतना सा कहना चाहता हूँ कि देखिए ये जी दुनिया, ये धरती, ये पृथ्वी जितनी पुरुषों की है उतनी महिलाओं की भी है, और स्त्री और पुरुष दोनों इस धरती को, इस दुनिया को मिलकर बनाते हैं। तो अब अगर इस धरती पर आधा हक, आधी जिम्मेदारी पुरुषों की है, तो आधा हक, आधी जिम्मेदारी महिलाओं की भी है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये धरती सुंदर बने, ये संसार अच्छा बने, ये संसार कायदे से काम करे, तो उसमें इन दोनों की जो भूमिकाएं हैं, उन भूमिकाओं को हमको देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और इन भूमिकाओं को स्वीकार भी करना पड़ेगा। वो मुझे याद आता है, नामवर जी जब जीवित थे तो वो नामवर जी एक बात कहते थे महिला आरक्षण के संबंध में। उस उनके दौर में ये डिबेट चल रही थी कि महिला आरक्षण 25% दिया जाए या 15% दिया जाए संसद में। तो वो ये कहते थे कि 15%, 25% का क्या मतलब है, देना है तो आधा दो। वो इस वाक्य पर बार बार बल देते थे, देना है तो आधा दो। और मुझे लगता है ठीक बात कहते थे कि भाई ये क्या बात हुई, अगर आधी दुनिया औरतों की है तो आधा हिस्सा उनका होना ही चाहिए। इसमें इसमें 25% और 15% का मतलब कहाँ से आता है। ठीक उसी तरह से संपादन का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो, उस हमारे इन क्षेत्रों में जब तक महिलाओं की आधी भागीदारी, बराबर की भागीदारी नहीं होगी, तब तक ये क्षेत्र अधूरे ही रहेंगे। और मैं इस बातचीत के बाद में और पाठकों के, श्रोताओं की जो टिप्पणियां आई हैं, उनके बाद, उन सबको सुनने समझने के बाद में मैं भी आग्रह करूंगा अपनी साथी रचनाकारों से, महिलाओं से, कि वो इस क्षेत्र में आए और अपने लिए वो भी प्रयास करें, और हम लोगों की जितनी इसमें भूमिका हो सकती है, हम सब लोग भी अपनी भूमिका को फिर से देखने समझने की कोशिश करें। यही मैं कहना चाहता हूँ और आपका धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि आपने इस मंच पर, विदुष बैटन जिसका नाम है, आपने इस मंच पर मुझे बातचीत करने के लिए बुलाया और अवसर दिया अपनी बातों को पाठकों के साथ, श्रोताओं के साथ साझा करने का। तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और अपनी तरफ से सारे अपने पाठकों को, श्रोताओं को ये भी मैं आग्रह करता हूँ कि इस पेज पर जाएं, इस पेज को लाइक करें और इस पेज का प्रचार प्रसार करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस पेज पर होने वाली सकारात्मक गतिविधियों का, अच्छी गतिविधियों का लाभ ले सके। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद पल्लव जी, आपके साथ इतनी सार्थक बातचीत हुई। संपादन और प्रकाशन के क्षेत्र में महिलाएं और आलोचना में भी इसमें वक्ता मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वास्तव में लोगों को लग रहा था बहुत कम है, पर और कम है इस बात को मंच में से मानना मेरे लिए उस बात की भी इतनी बड़ी भूमिका थी कि अगर आपके पास सचमुच कुछ ना होता कहने के लिए, तो मुझे लगता है कि आप 15 मिनट में ये कह के भी कार्यक्रम खत्म कर देते कि बहुत कम है, और उस अभाव पे बात की जाए तो भी बहुत महत्वपूर्ण होता वो बात करना। लेकिन आपसे बातचीत करके नए नए आयाम खुले, जितना हमने सोचा था कि नहीं है बहुत ज्यादा पता चला, आगे चीजें बढ़ेंगी ये भी पता चला, क्योंकि चीजें डिजिटल होती जा रही हैं तो फिजिकल कमियां कम होती जा रही हैं। और आपने टाइम निकाला, बहुत कम समय में भी आप तुरंत आ गए, इसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ।
और बीच बीच में कभी हमें वक्ता के तौर पे भी दोबारा आइएगा, कभी कभी श्रोता के तौर पे भी शक्ल दिखा दीजिएगा, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को आज मैंने आपने देखा कि डिस्कोर्स के लिए उकसा दिया है, जो कभी यहाँ पे आते भी हैं तो कभी ऐसे टू वे कम्युनिकेशन नहीं होता। तो ये आपके डायनामिज्म था जिसकी वजह से आज ये हुआ। तो मैं चाहूंगी कि आप और बार भी कभी इस पेज में इस तरीके से आए तो हमें लाभ मिलेगा उसका। और मैं एक सूचना दे दूं बस खाली जाने से पहले, कल 12 बजे हम लोग बात कर रहे हैं रतनलाल सांभरिया जी के कहानियों में स्त्री चेतना। इस पे मैं उनसे बातचीत करूंगी कल 12 बजे। परसों 12 बजे हम लोग प्रकाशन के क्षेत्र में महिलाओं की जो भागीदारी है, इसके लिए हम बोधि प्रकाशन के मृग माया जी से बात करने जा रहे हैं। तो इसके साथ ही बसंत की आहट का बस एक कड़ी ही बचेगी कि अभय दुबे जी आके, हो सकता है होली की वजह से वो एक आध दिन अप्रैल में भी खिसक जाए, क्योंकि होली की वजह से 2-3 दिन तो हो नहीं पाएगी बात। तो उसके बाद ही बसंत की आहट का लाइव प्रसारण बंद होगा, और मुझे लगता है कि उसकी अनुगूंजें दिमाग में गूंजती रहेंगी, और अगले मार्च तक तो मुझे लगता है काफी फसलें खिल जाएंगी तब तक। बहुत धन्यवाद सभी लोगों का जिन्होंने हमारे इस बातचीत को दो तरफा बना के एकदम जीवंत बना दिया। बहुत धन्यवाद पल्लव जी, नमस्कार। धन्यवाद।